हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनलॉक योर माइंड बाय जायद हाजी बुक के बारे में। गांव के एक कोने में एक बूढ़े इंसान रहते थे जिनका नाम था रामू काका। उनके सर पर सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहराई थी। पूरे गांव में लोग उन्हें बहुत मानते थे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी लाइफ प्रॉब्लम हो, गांव वाले रामू काका के पास आ जाते थे। हर बार वो बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए एक कप चाय पीते हुए जवाब देते, जैसे उन्हें सब पता हो, जैसे उनके पास कोई मैजिकल सॉल्यूशन हो। एक दिन शहर से पढ़ाई करके लौटा अमित नाम का लड़का गांव आया। वो बहुत परेशान था। उसकी नौकरी लग चुकी थी, फैमिली भी खुश थी, पर अंदर से वो बहुत एंग्शियस और लॉस्ट फील कर रहा था। हर वक्त उसके माइंड में कई थॉट्स घूमते रहते। क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर जॉब चली गई तो? क्यों मैं खुश नहीं हूं? बाकी लोग तो मुझसे आगे निकल गए। अमित के पिता ने कहा, जा बेटा, रामू काका से मिला, शायद तेरी उलझन सुलझ जाए। अमित थोड़ा झिझका, पर फिर चला गया रामू काका के पास। काका अपने पुराने खाट पर बैठे हुए थे, सामने तुलसी का पौधा और हाथ में वही चाय का प्याला। अमित ने जाकर प्रणाम किया और बोला, काका, मेरे दिमाग में बहुत उलझने है, लगता है कुछ समझ ही नहीं आता। हर वक्त कन्फ्यूजन और बेचैनी रहती है। रामू काका ने हंसते हुए कहा, अच्छा, पहले बैठ जा, फिर चाय पी, उसके बाद बात करेंगे। थोड़ी देर बाद जब चाय खत्म हुई, रामू काका बोले, चल अब बताता हूं तुझे एक कहानी। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं तेरी उम्र का था। तब मैं भी हर वक्त भाग दौड़ करता रहता था। कुछ ना कुछ पाने की जल्दी में रहता था। पैसा, रिस्पेक्ट, नेम ऑल एट वंस। लेकिन जितना भागता उतना ही परेशान होता। रात को नींद नहीं आती थी, सुबह उठते ही स्ट्रेस शुरू हो जाता। फिर एक दिन मैंने अपने गुरुजी से यही सवाल पूछा जो तू आज मुझसे पूछ रहा है, शांति कैसे मिले? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कटोरे में पानी भरकर मुझे दिया और बोले, इसे ले जाकर खेत तक घूमा, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। मैं चला। रास्ते में पूरा फोकस उस पानी पर था, ना इधर देखा ना उधर। जब वापस आया तो गुरुजी बोले, क्या देखा रास्ते में? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पानी बचाने में लगा रहा। वो मुस्कुराए और बोले, बस यही तो दिक्कत है, तू हर चीज से इतना डर रहा है कि तुझे जिंदगी दिख ही नहीं रही। रामू काका ने अमित की तरफ देखा और बोले, बेटा, जब माइंड काल्म नहीं होता तो हम ना आज को जी पाते हैं, ना सही फैसला ले पाते हैं। क्लैरिटी कोई बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उपजती है। अमित थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और बोला, मतलब ये? रामू काका बोले, जो पीस तू बाहर ढूंढ रहा है वो बाहर है ही नहीं, वो तेरे अंदर है। बट प्रॉब्लम ये है कि तेरा माइंड हर वक्त या तो पास्ट में रिग्रेट कर रहा है या फ्यूचर से डर रहा है। और जब माइंड शांत नहीं होता तो सही सोच पाना नामुमकिन है। अमित ने पूछा, पर काका, ये काल्म माइंड आता कैसे है? आजकल तो इतना कुछ चलता रहता है, चारों तरफ न्यूज़, सोशल मीडिया, कंपटीशन। रामू काका मुस्कुराए, तूने कभी सुबह सूरज को उगते देखा है? हाँ, अमित बोला। तो देखा होगा कि वो धीरे धीरे निकलता है, बिना शोर के, बिना किसी अटेंशन के। पर जैसे ही वो निकलता है, पूरी दुनिया रोशनी से भर जाती है। वैसे ही माइंड की शांति होती है, धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो सारी कंफ्यूजन, फियर, एंग्जाइटी गायब हो जाते हैं। पर उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड को काल्म रखने के लिए भी रोज ट्रेनिंग चाहिए। थोड़ी देर अकेले बैठ, ब्रीथ डीपली, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर, बट रिएक्ट मत कर। डे में 10 से 15 मिनट भी कर लेगा तो डिफरेंस दिखेगा। अमित अब थोड़ी सीरियसनेस से सुन रहा था। उसने कहा, काका, लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? रामू काका ने कहा, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही। लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है, पर काम माइंड तुझे उन प्रॉब्लम्स को देखने की क्लैरिटी देगा। टेंशन में इंसान छोटी बात को भी बड़ी बना देता है, पर शांत माइंड वही बात को समझदारी से हैंडल करता है। जैसे गंदे पानी में तुझे अपना चेहरा नहीं दिखेगा, पर वही पानी अगर सेटल हो जाए तो तुझ में ही तेरा सोल्यूशन दिखेगा। मतलब काका, पीस कोई बाहर से लाने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, रामू काका बोले, पीस एक डेली हैबिट है। मॉर्निंग में थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल, मोबाइल को दूर रख, किसी पेड़ के नीचे बैठ या छत पे जा, नेचर को देख, सांसों पे ध्यान दे, और सबसे जरूरी बात, खुद से बात कर। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। तू अपने दिमाग को बोले कि ये सब ठीक है,
मैं कैपेबल हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, धीरे धीरे ये बिलीफ बन जाएगा। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है काका, पर शायद इसी में प्रॉब्लम है, हम सिंपल चीजों को इग्नोर कर देते हैं, अमित ने कहा। सही पकड़ा बेटा, काका बोले। आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं कि इनर पीस जैसी चीजों को लग्जरी समझते हैं, पर असल में वही जरूरी है। एक काल्म माइंड तुझे वो सब देगा जो तू हासिल करके भी नहीं पा सकता। अमित काफी देर तक चुप बैठा रहा, शायद वो पहली बार खुद को सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, काका, आज आपकी बातों ने मुझे कुछ अंदर से हिला दिया। शायद जो आंसर मैं इतने टाइम से बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर ही था। बस मैं ही अपने माइंड का शोर सुनने में इतना बिजी था कि उसकी आवाज सुन ही नहीं पाया। रामू काका ने प्यार से अमित के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बस बेटा, इसी बात को पकड़ ले। दुनिया चिल्लाती रहेगी, लेकिन तू अपनी इनर वॉइस सुनना मत छोड़ना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वहीं तुझे गाइड करेगी, वहीं तेरी क्लैरिटी है, वहीं तेरा पीस है। अमित मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद वो रोज सुबह 15 मिनट खुद के साथ बैठने लगा। धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगा और उसे समझ आने लगा कि रियल सक्सेस सिर्फ आउटर अचीवमेंट्स नहीं, बल्कि इनर पीस भी होती है। गांव में लोग कहते हैं कि रामू काका कोई बड़े बाबा नहीं थे, पर उनकी बातों में वो गहराई थी जो किताबों में नहीं मिलती। और अमित की जिंदगी उसकी सबसे बड़ी मिसाल बन गई। कहानी भले यहीं खत्म हो, लेकिन रामू काका की बात हर उस इंसान के लिए शुरू होती है जो शांति को बाहर ढूंढते ढूंढते खुद को खो चुका है। शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है, और उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा कल्टीवेट करना होता है। जैसे बीज बोते हो, पानी देते हो, तब जाकर एक दिन पेड़ बनता है। वैसे ही माइंड को रोज थोड़ा थोड़ा काम करना होता है, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी जिंदगी साफ दिखती है। कुछ महीने बीत चुके थे। अमित अब पहले से ज्यादा शांत, समझदार और थोड़ा मैच्योर भी लगने लगा था। उसकी आदत में सुबह का अकेले बैठना, खुद से बात करना और अपनी ब्रेथ पर ध्यान देना शामिल हो चुका था। एक दिन वो फिर रामू काका से मिलने गया। इस बार वो परेशान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी कंफ्यूजन जरूर थी। काका ने देखा और मुस्कुरा दिए। आ गया साहबजादा, अब क्या सोच रहे हो? अमित हंसते हुए बैठ गया और बोला, काका, माइंड तो पहले से ज्यादा शांत हो गया है, पर अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई है। जैसे जैसे मैं शांत होता जा रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे माइंड के अंदर बहुत ज्यादा क्लटर है। मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। अननेसेसरी थॉट्स, पुराने झगड़े की बातें, क्या करना है क्या नहीं, और ऊपर से फोन में सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, सब कुछ मिलाकर एक तरह का मेंटल मेस बन गया है। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, अच्छा, अब तू असली लेवल पर पहुंचा है। माइंड काल्म करना तो पहला स्टेप था, अब तुझे उस काम माइंड में छिपा हुआ क्लटर साफ करना है। अमित थोड़ा चौंक कर बोला, मतलब काका, माइंड भी घर की तरह साफ करना पड़ता है? बिल्कुल, काका बोले। जैसे एक कमरा जिसमें सारे कपड़े, सामान, पुराने कागज इधर उधर फैले हों, वैसे ही हमारा माइंड भी होता है। जब तक वो क्लटर साफ नहीं होगा तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। और ये जो तू कह रहा है, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट रिग्रेट्स, सोशल मीडिया का शोर, ये सब उसी क्लटर के पार्ट्स हैं। अमित ने पूछा, लेकिन काका, इतना सब दिमाग में चलता कैसे है? क्योंकि हम सब कुछ एक साथ पकड़कर चलना चाहते हैं, रामू काका बोले। आज का इंसान मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझता है, पर असल में वो खुद को कंफ्यूज कर रहा होता है। एक टाइम पर दो काम करने की कोशिश, मोबाइल चलाते हुए खाना, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हुए ऑफिस की फाइल्स देखना और बीच बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ये सब माइंड के लिए बहुत भारी होता है। बाहर से तो लगता है कि सब मैनेज हो रहा है, पर अंदर माइंड धीरे धीरे थकता जा रहा होता है। अमित ने सिर हिलाया। सच कह रहे हो काका, कई बार तो लगता है कि मैं कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। सब कुछ बस चल रहा है, पर फोकस कहीं नहीं है। यही है मेंटल क्लटर का असर, काका बोले। माइंड जब ओवरलोडेड हो जाता है तो वो ना डिसीजन ले पाता है, ना रिलैक्स हो पाता है। उसे लगता है कि हर चीज जरूरी है, हर थॉट इंपॉर्टेंट है, पर असल में ज्यादातर बातें तो बस नॉइज होती हैं, बैकग्राउंड नॉइज। अमित कुछ सोचते हुए बोला, पर काका, हम इस नॉइज को बंद कैसे करें? रामू काका ने हल्का मुस्कुराकर कहा, एक दिन की बात है बेटा, मैं सुबह खेत में काम कर रहा था। तभी एक लड़का आया और बोला, काका, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत हवा चल रही है। मैंने उससे कहा, कुछ देर खामोश रह और सिर्फ हवा की आवाज को ऑब्जर्व कर,
धीरे धीरे तुझे समझ आएगा कि असल आवाज कहां से आ रही है और फालतू का शोर कहां है। बस माइंड के क्लटर को साफ करने का तरीका भी यही है। ऑब्जर्व करो, जज मत करो, हर थॉट को पकड़ो मत, आने दो, जाने दो। जब माइंड को लगेगा कि उसे फोर्सफुली कंट्रोल नहीं किया जा रहा, वो खुद शांत हो जाएगा। पर क्या सिर्फ ऑब्जर्व करना काफी है काका? नहीं बेटा, और भी स्टेप्स हैं, काका बोले। जैसे तू सुबह उठते ही फोन चेक करता है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट डेली, अमित बोला। यही पहली गलती है, काका बोले। डे की शुरुआत माइंड की सफाई से होनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया की नॉइज से। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ट्रेंडिंग रील्स, ये सब सुबह सुबह माइंड को ओवरलोड कर देते हैं। तेरे सबकॉन्शियस माइंड को दिन भर के लिए टेंशन दे देते हैं और फिर तू सोचता है कि क्यों रेस्टलेस फील हो रहा है। अमित चुप हो गया। उसे याद आया कि किस तरह वो रोज मोबाइल स्क्रॉल करता था और फिर कहता था कि दिन बहुत फास्ट चला गया। और एक बात ध्यान में रख, काका बोले, हर थॉट सच नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें जज कर रहे हैं या हम किसी में पीछे रह गए हैं, पर यह सिर्फ माइंड का इल्यूजन होता है। क्लटर में सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारी एनर्जी खा जाते हैं। मतलब हमें हर थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। एग्जैक्टली, काका बोले। जैसे तू अपने घर में हर विजिटर को रहने नहीं देता, वैसे ही हर थॉट को भी जगह मत दे। कोई थॉट आया, मैं फेलियर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तुरंत उसे पहचान और धीरे से कह, थैंक्स फॉर विजिटिंग बट आई डोंट नीड यू राइट नाउ, और उस पर ध्यान देना बंद कर दे। अमित को अब बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। फिर काका, हमें करना क्या चाहिए? कोई तरीका जिससे ये क्लटर कम हो सके? रामू काका बोले, कुछ बेसिक हैबिट्स डेवलप कर। 1, सुबह उठते ही मोबाइल से दूर रह, कम से कम 30 मिनट। 2, हर दिन थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिता, पेड़, पौधे, हवा, सूरज, बर्ड्स। 3, एक बार में एक ही टास्क कर, मल्टीटास्किंग बंद कर। 4, डे में कुछ टाइम साइलेंस के लिए रख, जहां कोई म्यूजिक, कोई नोटिफिकेशन ना हो। 5, जर्नलिंग शुरू कर, अपने थॉट्स को लिख ताकि वो तेरे अंदर जमा ना हो। 6, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कर और यूजलेस स्क्रोलिंग से बचे। अमित ने झट से कहा, यह तो काफी डूबल लग रहा है, पर काका ये सब हैबिट्स बनते बनते टाइम तो लगेगा ना? हाँ लगेगा, काका बोले, पर याद रख, माइंड भी एक गार्डन जैसा है। अगर तू रोज वीड्स नहीं हटाएगा तो अच्छे फूल नहीं खिलेंगे। मेंटल क्लटर वो वीड्स हैं और क्लैरिटी वो फूल है जो तू चाहता है। अमित की आंखों में अब एक अलग चमक थी, जैसे उसे अपने अंदर के दिमागी कोने कचोरों की सफाई करने का तरीका मिल गया हो। उसने काका को प्रणाम किया और कहा, काका, इस बार भी आपने मेरी प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से पकड़ लिया। अब मैं सिर्फ काल्म माइंड तक ही नहीं, क्लियर माइंड तक पहुंचना चाहता हूं। रामू काका ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, और जब क्लियर माइंड आ जाएगा तब तेरा हर डिसीजन कॉन्फिडेंट होगा, तुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, तू खुद को अच्छे से जान पाएगा। अमित वहां से निकला और उसी शाम उसने अपने फोन से कुछ ऐप्स डिलीट किए, नोटिफिकेशंस ऑफ की और एक डायरी खरीद ली। हर दिन वो अपने माइंड की सफाई करता, जैसे कोई ध्यान से अपने कमरे को सजाता है। उसकी जिंदगी पहले जैसी रही, सेम जॉब, सेम लोग, सेम टाउन, पर अब उसकी सोच साफ थी। क्लटर गया, क्लैरिटी आई, और क्लैरिटी के साथ डिसीजंस, पीस और सेटिस्फैक्शन भी। रामू काका की कहानी सिर्फ अमित की नहीं, हम सब की है। हम सब अपने अपने माइंड में इतना कुछ भरते जा रहे हैं कि असल में क्या जरूरी है ये समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम थोड़ा रुकें, थोड़ा खुद से कनेक्ट हों और थोड़ी सफाई करें तो जिंदगी बहुत साफ, बहुत सुलझी और बहुत ब्यूटीफुल लगने लगती है। क्योंकि असल में शांति के बाद क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी के बाद असली जिंदगी शुरू होती है। अमित की जिंदगी अब पहले से ज्यादा संतुलित हो गई थी। वो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था, नेचर वॉक पर जाता था और दिन में थोड़ा समय खुद के लिए निकालता था। उसका माइंड पहले से शांत था और धीरे धीरे क्लटर भी कम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो और गहराई में जाता, उसे एक नई चीज का एहसास हुआ। उसके माइंड में अब भी कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स बार बार लौट आते थे। कभी छोटी सी गलती पर खुद को कोसना, कभी किसी की बात दिल पर ले लेना, कभी अचानक से गिल्ट या डर की फीलिंग्स आ जाना। वो शांत रहता, अवेयर भी रहता, पर इन थॉट्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो फिर से रामू काका के पास गया। इस बार वो परेशान नहीं, बल्कि थोड़ी क्लैरिटी के साथ आया था। उसने आते ही कहा, काका, अब मैं थोड़ा खुद को समझने लगा हूं। अब माइंड के क्लटर को पहचान लेता हूं, कई बार उसे स्टॉप भी कर देता हूं।
लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, जैसे वो रिपीट हो रहे हों। मैं उन्हें रोकता हूं, पर थोड़ी देर बाद फिर वही बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। रामू काका हंसे। अरे बेटा, अब तू उस जगह पहुंच गया है जहां असली काम शुरू होता है। नेगेटिव थॉट्स की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और जब तक हम उन्हें पहचान कर बदलना नहीं सीखते, तब तक वो बार बार लौटेंगे। अमित ने पूछा, पर काका, इनसे डिटैच कैसे किया जाए? माइंड मानता ही नहीं है। काका ने गहरी सांस ली और बोले, एक बात बता, जब तू किसी गंदे नाले के पास खड़ा होता है तो क्या करता है? उसमें कूद जाता है या उससे दूर हट जाता है? अमित ने तुरंत कहा, दूर हट जाता हूं काका, कौन उस स्मेल में खड़ा रहेगा? बस वही तो। काका मुस्कुराए। नेगेटिव थॉट्स भी वैसे ही हैं, वो भी एक तरह का मेंटल पोल्यूशन है। लेकिन हम करते क्या हैं? उसमें कूद जाते हैं, बार बार सोचते हैं, रिपीट करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं और फिर कहते हैं मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं। अमित चुप हो गया। उसे समझ आने लगा था कि वो अपने थॉट्स को बार बार रिपीट करके खुद ही अपनी सफरिंग बढ़ा रहा है। देख बेटा, काका बोले, नेगेटिव थिंकिंग एक पैटर्न की तरह होती है, जैसे कोई गाना जो बार बार प्ले होता है और हम भूल जाते हैं कि रिमोट हमारे ही हाथ में है। हमें वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीखना होगा। एक बार तू जान ले कि कौन सा थॉट बार बार आ रहा है, कब आ रहा है और क्यों आ रहा है, तो तू उसे बदल सकता है। लेकिन कैसे काका? पैटर्न को पहचान भी लूं, फिर क्या करूं? तब तुझे उसे रिप्लेस करना होगा, काका बोले। हर नेगेटिव थॉट के सामने एक एम्पावरिंग थॉट रख। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुझे लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसी वक्त खुद से बोल, मैं सीख रहा हूं और मैं केपेबल हूं। शुरू में ये नकली लगेगा, पर धीरे धीरे वो नया थॉट पुराना पैटर्न तोड़ेगा। माइंड को जो बार बार दोहराया जाता है वही सच लगने लगता है। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा रिपीट करें? अमित ने सिर हिलाया। मतलब हमें अपने माइंड के साथ कॉन्शियसली बात करनी होगी? बिल्कुल, काका बोले। हमारा माइंड एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर तू उसे बार बार डांटेगा कि तू बेकार है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तो वो डर जाएगा और धीरे धीरे वो सच मान लेगा। लेकिन अगर तू प्यार से बोलेगा, तू अच्छा कर रहा है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तो वो ग्रो करेगा, मजबूत बनेगा। अमित ने गहरी सांस ली और बोला, काका, ये तो बहुत डीप है। अब समझ में आ रहा है कि मैं अपने ही थॉट्स से हार रहा था और सोचता था कि दुनिया मेरे खिलाफ है। असल में दुनिया से ज्यादा खतरा अपने माइंड से है, रामू काका बोले। बाहर के लोग तुझे कुछ देर हर्ट कर सकते हैं, पर अगर तू खुद ही खुद को हर वक्त गिराता रहेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान तू खुद करेगा। नेगेटिव थिंकिंग तुझे रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर कर देती है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी नेगेटिव थॉट ही ना आए? अमित ने पूछा। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होगा, काका बोले। हम इंसान हैं, भगवान नहीं। थॉट आना नेचुरल है, लेकिन फर्क इस बात में है कि तू उसे पकड़ता है या जाने देता है। थॉट आएगा, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तू कहेगा रुक, तू एक पुराना पैटर्न है, अब मैं नया सोच रहा हूं, मेरी वैल्यू मेरे एक्शन से बनती है। बस यही फर्क है अवेयरनेस और चॉइस का। अमित अब बिल्कुल शांत होकर सुन रहा था। अब उसे अपने इनर डायलॉग की पावर समझ में आ रही थी। काका, क्या कोई तरीका है जिससे मैं ये पैटर्न्स रोज ट्रैक कर सकूं? हाँ बेटा, काका बोले, जर्नलिंग कर। रोज रात को 2 कॉलम्स बना। लेफ्ट साइड में लिख क्या नेगेटिव थॉट आया, राइट साइड में लिख मैंने क्या नया एम्पावरिंग थॉट रखा उसके बदले। धीरे धीरे तू खुद देखेगा कि कौन से थॉट बार बार आ रहे हैं, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद फेड हो जाएंगे, क्योंकि तू उन्हें फीड करना बंद कर देगा। अमित बोला, मतलब ये थॉट पैटर्न्स तब तक जिंदा रहते हैं जब तक हम उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं? एग्जैक्टली, काका बोले। थॉट्स वो बीज हैं और अटेंशन उनका पानी है। तू किस थॉट को पानी देगा, वही ग्रो करेगा। अमित अब पूरी क्लैरिटी के साथ काका की तरफ देख रहा था। काका, आज आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लूप तोड़ दिया। मैं अब समझ गया हूं कि मुझे अपने थॉट्स से लड़ना नहीं, उन्हें बदलना है। शाबाश बेटा, काका बोले। बस याद रख, ये एक रोज का प्रोसेस है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो 6 महीने बाद तू खुद को नहीं पहचानेगा। उस दिन के बाद अमित ने अपने अंदर के पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, मैं कमजोर हूं, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो मुस्कुरा कर कहता, थैंक यू फॉर कमिंग बट आई एम नॉट एंटरटेनिंग यू टुडे, और एक नई पॉजिटिव लाइन दोहराता। उसने खुद को एक नई पहचान दी, एक ऐसा इंसान जो अपने थॉट्स का मालिक है, न कि उनका गुलाम। वो रोज अपने जर्नल में लिखता,
खुद को इनकरेज करता और सबसे बड़ी बात खुद को समझता। वो अब भी ऑफिस जाता, अब भी दुनिया वही थी, पर उसके देखने का नजरिया बदल गया था। और जब नजरिया बदलता है तो सब कुछ बदलने लगता है। रामू काका ने एक बार फिर एक जिंदगी को नया रास्ता दिखा दिया था। वो कहते थे, बेटा, जिंदगी बाहर नहीं बदलती, अंदर से बदलती है। जब तू अपने सोचने का तरीका बदलता है तब दुनिया भी तुझे अलग दिखने लगती है। कहानी यहीं रुकी नहीं, क्योंकि ये किसी एक अमित की नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सब कभी ना कभी अपने थॉट्स के जाल में फंसते हैं, लेकिन जब हम ये सीख जाते हैं कि हम ऑब्जर्वर हैं और हमें हर थॉट पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, तब असली फ्रीडम शुरू होती है। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, बस खुद से एक बात कहो, मैं अब वो नहीं हूं जो ये थॉट कह रहा है, मैं वो हूं जो इसे बदल सकता है। यही है सचमुच का इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यही है थॉट मास्टरी की शुरुआत। अब अमित की जिंदगी में काफी बदलाव आ चुका था। पहले वो जो हर समय बेचैनी और कंफ्यूजन में डूबा रहता था, अब वो धीरे धीरे क्लैरिटी, पीस और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को समझने लगा था। रामू काका की बताई बातों को वो ना सिर्फ सुनता था बल्कि पूरे दिल से अपनाता भी था। लेकिन एक चीज थी जो अब भी उसे अंदर से थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, टेक्नोलॉजी, खासकर उसका फोन और लैपटॉप। एक दिन शाम को अमित खेत की मेड़ पर बैठा सनसेट देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पक्षियों की आवाज आ रही थी, सब कुछ शांत था। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ, एक ईमेल आया था। उसने फोन निकाला, स्क्रॉल करने लगा। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर व्हाट्सएप मैसेज, फिर इंस्टाग्राम रील। कुछ ही मिनटों में वो उस सनसेट से डिस्कनेक्ट होकर एकदम दूसरे जोन में चला गया। और जब उसने सिर उठाकर फिर से सामने देखा, सूरज ढल चुका था। वो चौंक गया। मैं यहां बैठा था नेचर को फील करने के लिए, और मैं फिर उसी फोन में उलझ गया। मन ही मन उसे एक झटका सा लगा। उसी रात वो सीधा रामू काका के पास पहुंचा। उसने कहा, काका, लगता है मैं सब कुछ समझकर भी एक चीज में हार रहा हूं, टेक्नोलॉजी से, खासकर अपने फोन से। मैं कोशिश करता हूं कि खुद को ब्रेक दूं, पर बार बार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस मुझे खींच लेते हैं, और हर बार मेरे अंदर फिर से वही एंग्शियस फीलिंग आने लगती है, जैसे माइंड रिचार्ज नहीं हो पाता। रामू काका मुस्कुराए, बोले, तो अब तू असली शैतान से मिल ही गया, तेरा ओन पॉकेट वाला डिस्ट्रैक्शन बॉक्स। अमित हंसा, लेकिन अंदर से वो जानता था कि बात मजाक की नहीं थी। काका बोले, देख बेटा, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो हमारी एनर्जी, हमारा फोकस और सबसे बड़ी चीज हमारा शांत माइंड सब कुछ खा जाती है। पहले लोग थकते थे शरीर से, अब थकते हैं दिमाग से। और इस मेंटल फैटीग की सबसे बड़ी वजह है कांस्टेंट कनेक्शन विद स्क्रीन। अमित ने पूछा, तो काका, इससे छुटकारा कैसे मिले? काका बोले, छुटकारा नहीं, बैलेंस चाहिए। तू टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसका स्केड्यूल तुझे तय करना पड़ेगा, नॉट द अदर वे राउंड। अब मैं तुझे एक एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में एक लैंटर्न होता था। दिन भर काम के बाद रात को वहीं जलता था, लेकिन हर सुबह उसे बुझा दिया जाता था, वरना तेल खत्म हो जाता। आज हमारे माइंड की हालत वैसी ही है, हर वक्त जलता लैंटर्न। बस फर्क इतना है कि हम उसमें और तेल भरने का टाइम ही नहीं देते। फोन, टीवी, लैपटॉप सब मिलकर हमारा माइंड जला रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव बन रहे हैं। असल में हम खुद को बर्नट आउट बना रहे हैं। जब माइंड को रेस्ट नहीं मिलता, साइलेंस नहीं मिलता, तो वो रिचार्ज कैसे होगा? अमित अब ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, काका, तो क्या मुझे फोन बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, काका बोले, पर उसे ऑन करने का एक टाइम जरूर तय कर। दिन में 2 बार ही सोशल मीडिया चेक कर, ईमेल सिर्फ एक फिक्स स्लॉट में देख, और सबसे जरूरी बात, सोने से कम 1 घंटे पहले फोन दूर कर दे। रात को सोने से पहले जो तू स्क्रीन देखता है वो तेरे दिमाग को रेस्टलेस कर देता है। फिर चाहे तू बेड पर लेटा हो, माइंड एक्टिव रहता है, नींद आती नहीं और अगला दिन स्लगिश लगता है। अमित ने कहा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फोन की आवाज भी नहीं आई होती, फिर भी मैं उसे चेक करता हूं, जैसे कोई इनविजिबल स्ट्रिंग बंधी हो। वो एडिक्शन है बेटा, काका बोले, डोपामीन लूप कहते हैं उसे। तू जब कोई नोटिफिकेशन देखता है या रील स्क्रॉल करता है, तेरे दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, और फिर माइंड बार बार उस रिवॉर्ड को मांगता है। लेकिन हर बार वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता, उल्टा और ज्यादा एंग्जाइटी पैदा करता है। तो इसका क्योर क्या है काका? अमित ने पूछा। डिजिटल फास्टिंग, काका बोले। जैसे हम शरीर के लिए उपवास करते हैं,
वैसे ही माइंड के लिए भी टेक्नोलॉजी से ब्रेक जरूरी है। शुरू में दिन में 1 घंटा रख जहां तू बिना किसी स्क्रीन के रहे। नो फोन, नो टीवी, नो लैपटॉप। उस समय कुछ भी कर, वॉक कर, प्लांट से बात कर, पेपर पर कुछ लिख या बस खामोशी में बैठ जा। माइंड को उस साइलेंस की आदत डालनी होगी। और हाँ, एक दिन हर हफ्ते डिजिटल डिटॉक्स रख। संडे या कोई और दिन जहां तू पूरे दिन सिर्फ जरूरी चीजों के लिए फोन यूज करे, बाकी टाइम अपने माइंड को फ्रीडम दे। अमित को ये बातें बिल्कुल नई नहीं लग रही थीं, पर अब पहली बार वो उन्हें जेन्युइनली ऑब्जॉर्व कर रहा था। काका ने और आगे कहा, टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होना मतलब खुद से कनेक्ट होना। जब तू फोन से हटता है तभी तुझे अपने रियल थॉट्स, इमोशंस और डिजायर्स दिखते हैं, वरना वो नॉइज में दब जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं, लेकिन जब भी उनका माइंड फ्री होने लगता है वो फोन में घुस जाते हैं। फिर वो खुद को जान ही नहीं पाते। मतलब हम खुद को अवॉइड कर रहे हैं काका? अमित ने पूछा। हाँ बेटा, काका बोले, टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रैक्शन है जो तुझे खुद से दूर ले जाती है। और जो इंसान खुद से दूर हो जाता है वो चाहे जितनी भी दुनिया जीत ले, अंदर से खाली ही रहेगा। अमित ने मन में ठान लिया कि अब वो कॉन्शियसली अपने फोन के साथ बाउंड्रीज बनाएगा। उस रात उसने पहली बार अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डालकर दूर रखा और सोने से पहले सिर्फ एक डायरी में लिखा, आज पहली बार मैं खुद को सुन पा रहा हूं। अगले दिन उसने नोटिस किया कि सुबह उसकी नींद बेहतर थी, माइंड हल्का लग रहा था और सबसे बड़ी बात, उसका ध्यान हर छोटी चीज पर जा रहा था, जैसे पत्तियों की हलचल, पक्षियों की आवाज, हवा का बहाव। रामू काका सच कहते थे, जब स्क्रीन से डिस्कनेक्ट होते हैं तो नेचर से और खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। अब अमित ने एक रूटीन बना लिया था, सुबह 1 घंटा फोन फ्री टाइम, दिन में 2 बार ही सोशल मीडिया चेक करना और रात को 1 घंटे पहले फोन को खुद से दूर रखना। शुरू में मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे उसका माइंड हल्का, शांति से भरा और क्रिएटिव होने लगा। अब वो जब लोगों से मिलता तो सिर्फ बॉडी से नहीं, पूरी प्रेजेंस के साथ मिलता। उसकी आंखों में ध्यान था और बातों में गहराई। सब लोग कहते, अमित तू पहले से बहुत अलग लगने लगा है, ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा अवेयर, ज्यादा पीसफुल। और अमित हर बार मुस्कुराकर कहता, मैंने बस खुद को दोबारा कनेक्ट करना शुरू किया है, टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होकर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ अमित की नहीं, हम सब की है। हम सब हर दिन स्क्रीन से घिरे रहते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरी है खुद से पूछना, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या बस किसी स्क्रीन की कमांड्स फॉलो कर रहा हूं? जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां साइलेंस होता है, और साइलेंस वहीं मिलता है जहां टेक्नोलॉजी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद होती है। तो आज से बस एक वादा खुद से करो, थोड़ा डिस्कनेक्ट करो, ताकि फिर से कनेक्ट हो सको अपने अंदर की क्लैरिटी, एनर्जी और सच्ची शांति से। अमित अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। उसके चेहरे पर वो पहले वाली भागम भाग वाली थकान नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास झलकता था। अब वह बिना घबराए लोगों की आंखों में देखकर बात करता था, अपने काम में फोकस करता था और दिन में 2 बार खुद से कनेक्ट होने का समय जरूर निकालता था। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब उसके मन में एक और सवाल उठने लगा था, मैं जो कर रहा हूं क्या वो वाकई मेरे विजन के साथ अलाइन है? एक शाम की बात है, जब वो खेत की मेड़ पर बैठा था जहां से पूरा गांव दिखता था। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था और हल्की हवा उसके बालों को सहला रही थी। वो काफी देर तक आसमान को निहारता रहा, फिर बगल में बैठे रामू काका से पूछा, काका अब मैं थोड़ा काल्म हूं, फोन से दूरी भी बना ली? काका ने आगे कहा, देख, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो भाव के साथ बहते हैं और एक जो अपनी दिशा खुद तय करते हैं। पहले वाले लोग सुबह उठते हैं और बस दुनिया की स्पीड से भागने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग हर दिन खुद से पूछते हैं, क्या मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं वो मेरे विजन से जुड़ी है? अमित ने पूछा। काका, पर विजन क्या होता है और उसे कैसे जाना जाए? काका बोले, विजन मतलब वो पिक्चर जो तू अपनी लाइफ के लिए देखना चाहता है, तेरा सबसे सच्चा वर्जन, जहां तू सेटिस्फाइड है, पीसफुल है और मीनिंगफुल काम कर रहा है। विजन सिर्फ ड्रीम नहीं होता, वो तरीका होता है जिससे तू हर छोटे एक्शन को पर्पसफुली करता है। जैसे किसी आर्किटेक्ट के पास बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही तुझे अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट चाहिए। अमित थोड़ा सोच में पड़ डीएच किया, फिर बोला, तो काका, अगर मैं अभी अपनी जॉब कर रहा हूं लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि मैं कुछ और करना चाहता हूं, कुछ मीनिंगफुल, कुछ हार्ट से, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? नहीं बेटा, काका ने कहा,
बस तू हर एक्शन से पहले एक सवाल पूछ, क्या ये मेरी लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा है? अगर हां तो कर, अगर नहीं तो सोच। और ये विजन जानने के लिए खुद को ऑब्जर्व कर। जब तू कोई काम करता है और वो करने में तुझे टाइम का होश नहीं रहता, खुशी मिलती है, माइंड हल्का होता है, तो समझ ले वो तेरी सोल की लैंग्वेज है। तू जब खुद के साथ अलाइंड होगा तो हर काम में एक सेटिस्फैक्शन होगा। इवन छोटा सा काम भी तुझे कंप्लीट फील कराएगा। पर जब तू मिसअलाइंड होगा तो लाख अचीवमेंट्स के बाद भी खालीपन बना रहेगा। अमित अब बहुत गंभीर हो गया था। उसने कहा, काका, तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी लाइफ को रिएक्शन की बजाय इंटेंशन से जीना है? बिल्कुल, काका बोले। इंटेंशन से जीना मतलब हर डिसीजन से पहले ठहर कर सोचना कि क्या ये मेरे विजन के साथ जुड़ा है या सिर्फ हैबिट से हो रहा है। जैसे लोग फोन हर 5 मिनट में चेक करते हैं हैबिट से, बिना सोचे, वैसे ही लोग जॉब बदलते हैं, रिलेशनशिप्स में जाते हैं या डिसीजंस लेते हैं बस इमोशंस या प्रेशर के बेस पर। पर जब कोई इंसान इंटेंशन से जीता है तो वो कहता है, मैं इस फैसले को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मेरे अंदर की क्लैरिटी से जुड़ा है। काका, पर यह क्लैरिटी आती कैसे है? अमित ने पूछा। स्पष्टता तब आती है बेटा जब तू खुद के साथ ईमानदार होता है, जब तू अपने अंदर के सवालों से भागता नहीं बल्कि उन्हें फेस करता है, जब तू ये मान लेता है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन तुझे अपनी सच्चाई पर जीना है। तू रोज सुबह उठ और खुद से पूछ, आज का एक एक्शन ऐसा क्या हो जो मुझे मेरे विजन के करीब ले जाए, और फिर वही कर। छोटा हो, बड़ा हो, पर वो अलाइंड हो। अच्छा, एक बात बता, काका बोले। मान ले तेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक वो जो सब लोग जा रहे हैं, सेफ है, सिंपल है, लेकिन तुझे अंदर से एक्साइटमेंट नहीं देता। और दूसरा रास्ता थोड़ा रिस्की है, सब लोग मना करते हैं लेकिन तेरा दिल कहता है कि यही असली रास्ता है। तो क्या करेगा? अमित चुप हो गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, अब शायद मैं वो दूसरा रास्ता चुनूंगा काका, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि क्लैरिटी और करेज दोनों साथ चलते हैं। काका ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस बेटा, वही तो असली जीना है। जब तू अपनी जिंदगी को एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने वैल्यूज और विजन के साथ जीता है तो फिर कोई रिग्रेट नहीं बचता। चाहे आउटकम कुछ भी हो, तू जानता है कि तूने अपनी सच्चाई से किया है। उस दिन के बाद अमित ने एक नोटबुक ली और सबसे ऊपर लिखा, माई लाइफ विजन। उसने उसमें वो सभी बातें लिखी जो वो करना चाहता था, बनना चाहता था और महसूस करना चाहता था। फिर हर दिन वो उस विजन को देखकर एक छोटा एक्शन चूज करता जो उसे उस अल्टीमेट पिक्चर के करीब ले जा सके। कभी कभी वो विलेज के बच्चों को फ्री में पढ़ाने चला जाता, कभी किसी एल्डरली की मदद करता, कभी खुद के लिए कुछ क्रिएटिव लिखता, और हफ्ते में एक दिन वो खुद से बैठकर पूछता, क्या मैं अपने विजन के साथ जी रहा हूं या बस रूटीन में फंसा हूं। धीरे धीरे उसका काम भी उसी डायरेक्शन में मोल्ड होने लगा। उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे जो पर्पस ड्रिवन थे। उसकी बातों में डेप्थ आ गई थी और लोगों को उसकी क्लैरिटी का असर दिखने लगा। अब वो बस जिंदगी नहीं जी रहा था, वो डिजाइन कर रहा था। उसका हर स्टेप इंटेंशनल था, हर फैसला अलाइंड था, और सबसे बड़ी बात, उसे अब सुबह उठने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका विजन ही उसका फ्यूल बन चुका था। रामू काका उसे एक दिन खेत के किनारे देख मुस्कुराए और बोले, अब तू जिंदगी को रिएक्ट नहीं कर रहा, अब तू उसे क्रिएट कर रहा है। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक आम इंसान और एक जागरूक इंसान में। अमित ने झुककर उनके पांव छुए और बोला, काका, अगर आपने मुझे ये सब न सिखाया होता तो शायद मैं भी भीड़ का हिस्सा बनकर ही जीता रहता। कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि अब अमित अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहा था। पेन भी उसका था और डायरेक्शन भी। और जब इंसान खुद अपनी कहानी लिखने लगता है तो वो हर शब्द को सोच समझकर लिखता है, इंटेंशन के साथ, क्लैरिटी के साथ और पर्पस के साथ। शायद यही असली जीना है, जब हर दिन, हर कदम, हर सोच हमारे अल्टीमेट विजन से जुड़ी हो। तभी जिंदगी एक जर्नी नहीं, एक मास्टरपीस बनती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।